सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हो सभी? बढ़िया। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सही होंगे, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा दूं अभी तक जो जो हमने पढ़ लिया है। हमने सबसे पहले कॉस्मोलॉजी स्टार्ट किया था। जियोग्राफी अभी हमारा चल रहा है एनडीए के एग्ज़ाम के लिए, जो सितंबर में अभी आने वाला है। ठीक है, तो एनडीए एग्ज़ाम 2 के लिए। तो इसमें हमने जियोग्राफी स्टार्ट किया है। जियोग्राफी में हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ लिया है। कॉस्मोलॉजी के अंदर 3 टॉपिक कवर हो गए, एक टॉपिक बाकी है। अभी शायद मुझे रिमाइंड नहीं रहा था, तो एक बच्चे की क्वेरी आ रही थी कि सर वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ लेंगे, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। रेयर चांस है बट हाँ आता है, हम छोड़ेंगे नहीं। वहाँ से प्लैनेट्स के बारे में, डिफरेंट जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे, उनकी कितनी डेंसिटी है, कितना वेट है, कितना वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, इस सब के बारे में हम जो। तो इस क्लास में अभी हम ने जियोमार्फोलॉजी भी स्टार्ट कर दी है। जियोमार्फोलॉजी में भी हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, और 3 कर लिए, और रोटेशन ऑफ अर्थ। ये वाला 4th टॉपिक है। सॉरी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो कॉस्मोलॉजी में है। जियोमार्फोलॉजी में अभी तक हमने एक ही टॉपिक जो है वो कवर किया है, जो कि किसके रिकॉर्डिंग है। फर्स्ट टॉपिक हमने जियोमार्फोलॉजी का पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ हो गया कंप्लीट। अभी हम पढ़ेंगे जियोमार्फोलॉजी का सेकंड टॉपिक, ये वाला जो हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। दिस इज कंप्लीट ऑलरेडी, एंड टुडे वी शैल डिस्कस ऑन जियोमार्फोलॉजी या जियोमार्फिक प्रोसेस। And geomorphic process is classified into 2 different parts: endogenic forces and exogenic forces. This is geomorphic process. Geomorphic process also called endogenic and exogenic process. ठीक है, और endogenic and exogenic forces। तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। अगर किसी को कोई भी इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी आती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए या मेल आईडी पे सीधा मेल कीजिए cndarad@gmail.com पे। तो आपका आंसर तुरंत विद इन 24 आवर मिल जाएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो फीडबैक दीजिए कि हाँ सर इस चीज़ को जो है वो सुधार कीजिए इसका। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सभी कमेंट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है इसकी। और चैनल जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि, और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपकी कोई वीडियो या कोई भी आपका जो लेक्चर है वो मिस ना हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए कहीं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स आज जियोमार्फिक प्रोसेस पे। जियोमार्फिक प्रोसेस इज divided into 2 different part: एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, अब पहले समझिए एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस होती क्या है। एंडोजेनिक फोर्सेस वो होती हैं, ये देखो, दिस इज ओवर अर्थ। अर्थ के ऊपर अभी सारा जो खेल चलेगा वो चलेगा क्रस्ट का। ये जो क्रस्ट आपको मिल रही है हरे कलर की, ठीक है, ग्रीन कलर की, इस क्रस्ट का सारा चलेगा। क्रस्ट है जो हमारी, वो बिल्कुल, ये बिल्कुल थिन लेयर है, जो हरे कलर की जो आपको बिल्कुल थिन लेयर दिख रही है, ये है क्रस्ट। क्रस्ट इज द आउटर थिन लेयर ऑफ अर्थ। और ये क्रस्ट बनने में, इस क्रस्ट के ऊपर बेसिकली, इस क्रस्ट के ऊपर जो बाहर से फोर्सेस लगती हैं, 2 तरह से फोर्सेस लगती हैं। एक तो बाहर से लगती है इन्वायरमेंट से, दिस इज इन्वायरमेंट ऑफ अर्थ। जो अर्थ को इन्वायरमेंट से या आउटर साइड से फोर्सेस लगती हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जो क्रस्ट में अर्थ को या क्रस्ट को, जो क्रस्ट को इंटरनल साइड से, अंदर से, ठीक है, जो अंदर से, अर्थ के अंदर से क्रस्ट के ऊपर फोर्सेस लगती हैं, उनको बोलते हैं हम, उनको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। कौन सी? एंडो मीन्स अंदर से, और एक्सो मीन्स आउटर साइड से, बाहर से। जो चीजें बाहर से जो फोर्सेस लगती हैं उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक। दिस आर एक्सोजेनिक फोर्सेस एंड दीज आर इंडोजेनिक फोर्सेस। दीज आर इंडोजेनिक फोर्सेस। आई होप के यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी देखो,
ये एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस अगेन से ये डिवाइडेड होती हैं अलग से दो दो पार्ट में। एंडोजेनिक फोर्सेस को पहले हम देखते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है। एक होती है स्ट्रोफिज्म, डायास्ट्रोफिज्म। क्या है? एक है डायास्ट्रोफिज्म और एक है सडन मूवमेंट। ठीक है। अब डायास्ट्रोफिज्म होता है कोई भी अर्थ पे, ये देखो वापस अर्थ पे चलते हैं, जब अर्थ के ऊपर, ठीक है, अर्थ का जो, जैसे हमारे माउंटेन हैं, माउंटेन होते हैं, ठीक है, उसके बाद वैलीज होती हैं, प्लेटू होते हैं, प्लेन्स होते हैं। तो ये जब क्या होता है, इन पे बिल्कुल स्लोली फोर्स लगती है, आस्ता आस्ता आराम से। जब हवा काटती है तो एकदम से थोड़ी ना फोर्स लगती है, हवा को छोड़ो। जब हमारे ये माउंटेन बनते हैं, माउंटेन बिल्डिंग होती है, हमारे प्लेटू बनते हैं, तो आपको क्या लगता है एक दिन में माउंटेन प्लेटू या माउंटेन या प्लेटू बन जाते हैं? या कोई घाटी जिसको हम बोलते हैं वैली, जो डोन एरिया होता है उसको हम वैली बोलते हैं, तो वो एक दिन में थोड़ी ना बन जाती है। लाखों करोड़ों साल लगते हैं। हमें एक्सपीरियंस, हमें ऐसे जजमेंट भी नहीं होती अपने लाइफ में कि कुछ बन रहा है। बट आपको पता है अभी जो हिमालय है, ठीक है, जो हिमालयन रेंज है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, वो अभी बन रहा है। ठीक है, उसकी बिल्डिंग फॉर्मेशन चल रही है डे नाइट रोज। ठीक है, हर एक साल में कुछ मिली सेंटीमीटर वो जो है वो बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। बट हमें पता नहीं चलता, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। अगर आपको आज से 10-20 मिलियन ईयर बाद अगर आप इसी इंडिया में पैदा हुए, हम पैदा हुए, तो इंडिया हमारी खत्म हो चुकी होगी। जो इंडिया है हमारा वो सारे का सारा हिमालयन माउंटेन में चेंज हो चुका होगा, क्योंकि इंडियन जो हमारी इंडिया की प्लेट है उससे क्या बन रहा है, इंडिया इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और यूरेशियन प्लेट से क्या बन रहा है, माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, हिमालय बन रहा है। तो ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस चलता है। तो जब इस स्लो प्रोसेस से अर्थ फॉर्मेशन होती है या क्रस्ट फॉर्मेशन होती है, तो इसको हम बोलते हैं डायास्ट्रोफिज्म या स्लोली मूवमेंट। इसी डायास्ट्रोफिज्म को भी हम बोलते हैं स्लोली मूवमेंट। अब डायास्ट्रोफिज्म में भी दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, ये भी दो तरह से डिवाइड होता है। एक होता है एपेरोजेनिक और एक होता है ओरोजेनिक। एपेरोजेनिक में क्या होता है, जब अप एंड डाउन फोर्स लगती है, क्रस्ट पे अप एंड डाउन जब फोर्स लगती है उसको बोलते हैं अपेरोजेनिक। यहां देखो फॉर एग्जांपल, 1 मिनट। जब क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारी क्या है, क्रस्ट है, दिस इज ओवर क्रस्ट। अब इस क्रस्ट पे अगर ये क्रस्ट नीचे एकदम से धस गई, ठीक है, बिल्कुल नीचे क्या हो गई, नीचे धस गई। कभी कभी नीचे धस नहीं जाती हमारी क्रस्ट, आपने देखा होगा ऐसे खड्डा पड़ जाता है, पूरा बड़ा, बहुत बड़ा खड्डा पड़ जाएगा, ठीक है, एकदम से नीचे धस जाएगी। ठीक है, या तो ये क्रस्ट क्या हो जाए, ऊपर हो जाए, एक तरह से ऐसे माउंटेन बन जाए सीधा ऊपर कुछ देर में। तो जब ये माउंटेन बन जाए, जब सीधा नीचे धस जाए, खड्डा बन जाए, वैली बन जाए, लाइक ऐसे खड्डा बन जाए, या ऐसे ऊपर ये माउंटेन की तरह बन जाए, जब प्लेटू बन जाए, तो इसको बोलते हैं हम अपेरोजेनिक। क्या बोलते हैं? अपीरोजेनिक। अपीरोजेनिक फोर्सेस से ये होता है, और ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों अपवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है अपेरोजेनिक में। अब ओरोजेनिक में क्या होता है? ओरोजेनिक में दो फोर्सेस लगती हैं, एक तो लगती है कंप्रेशन और एक होती है टेंशन। ठीक है, अब टेंशन क्या होती है? टेंशन का मतलब होता है खींचना। हम बोलते हैं ना, रबड़ को खींचेंगे तो टेंशन आ जाती है उसमें। ठीक है, जब किसी चीज का खंचाव होता है ना, खींच लगती है, तो उसको हम बोलते हैं टेंशन। और जब किसी चीज को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इधर से भी दबाएंगे और इधर से भी दबाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होगा, क्लोज होगा। तो ये इस तरह से दो टाइप की फोर्सेस लगती हैं, किसमें? एरोजेनिक में। अब एरोजेनिक में ये दो तरह की फोर्सेस कब लगेंगी? जब फॉर एग्जांपल ये हमारी प्लेट है, अभी बात करेंगे प्लेट क्या होता है। हमारी जो क्रस्ट है ना, वो पूरी प्लेट से बनी हुई है। यहां पे आओ, ये देखो, दिस इज ओवर क्रस्ट या ओवर कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, जो भी हमारा वर्ल्ड है, दिस इज ओवर ऑल वर्ल्ड। अब वर्ल्ड में अगर देखोगे तो दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप एंड एशिया, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज पैसिफिक ओशियन, दिस इज अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो ये सारे का सारा वर्ल्ड जो है ना, जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट कोई एक ही परत नहीं है, क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू मेनी डिफरेंट प्लेट्स। ये प्लेट्स हमें दिखती नहीं है, बट एक्चुअल में ये अंदर से क्या, अर्थ कहीं ना कहीं से टूटी हुई है, बीच में से एक तरह से डिफरेंट प्लेट्स में बिखरी हुई है, डिफरेंट पार्ट्स में बिखरी हुई है, और इन सभी पार्ट्स को हम मिला के बोलते हैं क्रस्ट। देखो, ये जो वाला जो है ना, जो हमारा क्या है, एशिया और यूरोप, ये एक अलग से प्लेट है। ठीक है,
उसके बाद ये वाली नॉर्थ अमेरिका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली एक अलग से प्लेट है नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक अलग से प्लेट है, ठीक है। जो जो पैसिफिक है ये हमारी एक अलग से प्लेट है, हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। पैसिफिक इज़ द बिगेस्ट प्लेट इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो हमारा इंडिया है ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है, इंडो ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट है अलग से। अफ्रीका एक अलग से प्लेट है, ठीक है। ऐसे ही आर्कटिक, अंटार्कटिका, ये सारी अलग अलग प्लेट्स हैं और 7 बड़ी मेजर प्लेट्स हैं। प्लेट्स में अर्थ डिवाइड हुई हुई है और 23 माइनर प्लेट्स में। तो लगभग 30-32 माइनर तो बहुत सारी हो सकती हैं, 23 से भी ज़्यादा हो सकती हैं, बट जो मेजर प्लेट्स हैं, बड़ी प्लेट्स हैं, वो हैं 7। तो हमारी जो क्रस्ट है वो पूरी क्या है, ऐसे टूटी हुई है, डिफरेंट प्लेट्स में बिखरी हुई है। अब ये प्लेट्स हमें दिखती नहीं है, ठीक है, बट अगर आप एक साइंटिस्ट की तरह रिसर्च करोगे तो आपको ये प्लेट्स का जो जोड़ है वो होता है मोस्टली जहाँ पे ज़्यादा वोल्केनो एरप्शन हो। इस रीजन में अगर आप पैसिफिक में देखोगे तो इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिज्म होता है, ठीक है, यहाँ पे वोल्केनोज आते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा वोल्केनो और अर्थक्वेक्स आते हैं वहाँ पे दो प्लेट्स का आपस में क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है, डिवीजन होती है। अब देखिए ये जब ये प्लेट्स क्या करती हैं, जब ये मूवमेंट करती हैं, ठीक है, एक ये दिस इज अवर प्लेट। अब इस प्लेट को मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये है वही, अगर यूरोप और एशिया और यूरोप प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है। अब ये यूरेशिया की प्लेट क्या करेगी, अगर इसको इधर से भी फोर्स लगती है, इधर से भी फोर्स, अब ये फोर्सें कैसे लगेगी, ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस लगेंगी। अभी पढ़ेंगे कौन सी फोर्सेस होती हैं। बहुत सारी वोल्केनो से फोर्स लगती हैं, अर्थक्वेक से फोर्स लगती हैं, टाइडल एनर्जी से फोर्स लगती हैं, फ्रिक्शन से, रोटेशन ऑफ अर्थ से, ये सारी फोर्सेस जब लगती हैं, अगर कहीं इस पे इस तरह से दोनों साइड से अपोजिट में फोर्स लगने लग गई तो ये क्या होगी, ये कंप्रेस होगी, ठीक है, ये कंप्रेस होगी। कंप्रेस होके यहाँ से क्या करेगी, ऊपर उठने लग जाएगी, ऐसे करके ऊपर उठने लग जाएगी और ये क्या बना जाएगी, ये बना देगी माउंटेन, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, माउंटेन। अगर कंप्रेस होती है तो माउंटेन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या होता है, यही सेम प्लेट एक्सटेंशन होती है, ठीक है, इसको ऐसी फोर्सें लग जाएं कि इसको एक तो इधर खींच रही है फोर्स, एक इधर खींच रही है, ये कैसे खींचेगी, अगर कहीं ना इसे नीचे से, इस प्लेट के नीचे से वोल्केनो फोर्स लगने लग जाए तो अब क्या करेगी, इधर से इसको इधर दबाएगी, इधर से इसको इधर दबाएगी, तो एक्सटेंशनल फोर्स लगेगी। जब एक्सटेंशनल फोर्स लगती है तो क्या हो जाता है, ये प्लेट ऐसे अलग अलग हो जाती है, ठीक है। कैसे, एक टुकड़ा इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा, तो बीच में जो है ना ऐसे घाटी बन जाएगी, बीच में क्या बन जाएगा, घाटी बन जाएगा, खड्डा सा पड़ जाएगा, और इस खड्डे में बाद में लेक बन सकती है, रिवर बन सकता है इधर से, ठीक है। तो जो अभी हमारा जो तापी है हमारी, ठीक है, तापी और नर्मदा, तो वो ऐसी घाटी से जाती हैं, वो भी ऐसी घाटी से लगभग बहती हैं। फिर जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ठीक है, अफ्रीका में आप देखोगे दिस इज ये वाली ऐसे कुछ हमारी अफ्रीका का ऐसे शेप है, ठीक है। अब अफ्रीका में ना आप ये वाला रीजन देखोगे, ये टूट के इधर जा रहा है और ये वाला इधर, तो यहाँ बीच में लेक्स बनी हुई हैं नाइल रिवर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिफ्ट वैली है, पूरे लेक्स बनी हुई है, पूरा खड्डा पड़ गया हुआ है। तो ये बनती हैं क्या, फिर वैली बनती है जब एक्सटेंसिव फोर्स लगती है। ये हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बहुत अच्छे से इनको पढ़ेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी बस कंसेप्ट समझाने के लिए ये बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद अपेरोजेनिक और ओरोजेनिक आपको समझ में आ गया होगा। अपेरोजेनिक अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जब अर्थ पे डायरेक्ट फोर्सेस लग रही है, और ओरोजेनिक जब कंप्रेशन और एक्सटेंशन फोर्स लग रही है, तो सॉरी टेंशन फोर्स लग रही है, एक्सटेंशन नहीं टेंशन फोर्स, ठीक है। अब दूसरा होता है एक डायस्ट्रोफिज्म हमने पढ़ लिया, दूसरा होता है सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट मतलब ऑन द स्पॉट मूवमेंट लगना, एकदम से, ठीक है, एकदम से फोर्स आएगी और तोड़ फोड़ के चली जाएगी, सेकंडों में कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ये सेकंडों में कौन सी फोर्सें करती है, एक तो अर्थक्वेक है और एक वोल्केनो है, ठीक है। सडन मूवमेंट किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, किसकी वजह से होता है, अर्थ में क्रस्ट में, ये होता है अर्थक्वेक की वजह से और वोल्केनो से। आपने देखा होगा जैसे ही अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अब वोल्केनो कहाँ से आएगा, नीचे से वोल्केनो आएगा, ये हमारी क्रस्ट है। अब क्रस्ट के नीचे से आएगा वोल्केनो, ठीक है, यहाँ से लावा रेप्ट होगा, ऊपर आएगा, तो एकदम से आएगा, आस्ता आस्ता थोड़ा ना आएगा। जब आएगा तो सेकंडों में पूरा हल जला कर देगा, ठीक है, बहुत ज्यादा तबाही मचा देगा। अब ऐसे ही क्रस्ट के अंदर से ही क्या आता है, अर्थक्वेक भी आता है, तो पूरा हिला देता है अर्थ को,
ठीक है, क्रस्ट को हिला देगा, अर्थ को नहीं क्रस्ट को हिलाएगा तो पूरा क्या होगा, एकदम से फोर्स आएगी, तबाह कर देगा सारा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगा। ठीक है, तो ये सब होता है सडनली मूवमेंट। अब आपने याद रखना है एंडोजेनिक फोर्सेस कौन सी होती हैं, दो तरह की होती हैं, कि डायस्ट्रोफिज्म स्लोली मूवमेंट और एक सडन मूवमेंट। ठीक है, स्लोली मूवमेंट में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक होती है। सडन मूवमेंट भी डायस्ट्रोफिज्म भी दो तरह का होता है, अपेरोजेनिक और ओरोजेनिक। अपेरोजेनिक और ओरोजेनिक में दोनों में क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स होती है। प्लेट टेक्टोनिक तीन तरह से होती हैं, हम जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। टेंशन फोर्स लगती है, कंप्रेशन और डाउनवर्ड और अपवर्ड फोर्स लगती है जब प्लेटें एक मूवमेंट करती हैं। तो उसके बाद हम देखें एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस मैंने जैसे आपको बताया कि जो फोर्सेस अर्थ के आउटर साइड से लगती है, ठीक है, जो बाहर से अर्थ पे क्रस्ट पे लगती है, उनको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब बाहर से कौन सी लगती हैं, देखो जो क्रस्ट के ऊपर लगेंगे, क्रस्ट के ऊपर वेदरिंग होती है। ठीक है, वेदरिंग कैसे होती है, हाँ भाई, वेदरिंग होती है जब टेम्परेचर कम होता है, बढ़ता है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन होने से, ठीक है, बारिश होने से। उसके बाद केमिकल वेदरिंग होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। ये सारी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग जो होती है, दिस इज अ एक्सोजेनिक फोर्सेस। अर्थ के ऊपर से लग रही है ना, ये अंदर से थोड़ी ना हो रही है। वेदरिंग है, देखो ये है हमारी क्रस्ट। अब क्रस्ट के ऊपर वेदरिंग होगी ना, तो ये कहां से, बाहर से बारिश होगी तो बाहर से होगा। जो हमारी टेम्परेचर है कम ज्यादा होगा तो बाहर से होगा। ठीक है, फिजिकल वेदरिंग होगी किसी ह्यूमन के द्वारा या किसी एनिमल के द्वारा, किसी प्लांट के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो वो भी बाहर से लगेगी, अंदर से थोड़ी ना आ रही है। अर्थ के अंदर से तो नहीं आ रही, अर्थ के अंदर से वो आ रही थी प्लेट टेक्टोनिक के लिए, जो वोल्केनो आ रहे थे, जो अर्थक्वेक आ रहा था, तो वो अंदर से आ रही थी। जो बाहर से लगेंगी ये एक्सोजेनिक फोर्सेस का पार्ट है। अभी देखो एक्सोजेनिक फोर्सेस में एक हो गई वेदरिंग, थ्री टाइप की वेदरिंग होती है। हम जब वेदरिंग पढ़ेंगे रॉक्स के बारे में तो वहां डिस्कस करेंगे अच्छे से इसको भी। अब दूसरा होता है, एक सेकंड टाइप की होती है, जहां पे इसमें क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, इरोजन किस किस से होगा, आइस से होता है। आइस से कैसे होता है भाई, जब देखो हमारी अर्थ पे क्या होता है, आइस के ग्लेशियर हैं। अब ये ग्लेशियर जब खिसकेगा ना, तो ग्लेशियर से भी आपको पता है अर्थ ओरिजन होता है, और सॉरी जो इरोजन होता है। ठीक है, अब जहाँ ग्लेशियर होता है तो वहां पे खिस खिस के क्या होता है, ऐसे खड्डा सा पड़ जाता है, इरोड हो जाता है एरिया। ठीक है, तो उससे होता है। या फिर क्या होगा, एक बार से जैसे ये ग्लेशियर है हमारा यहाँ पे, तो ग्लेशियर हमेशा खड़े होते हैं, थोड़ा सा जहाँ पे से नीचे आएगा बहुत ज्यादा मलबा, तो क्या होगा, अर्थ को तोड़ फोड़ के नहीं लाएगा, साथ में इरोड नहीं करेगा, तो उससे इरोजन होगा। उसके बाद रिवर से होता है, पानी से तो होता ही है, जब वाटर चलता है, पानी तेज बहाव में चलता है, यंग स्टेज में जब नदी होती है, देखते हैं, देखेंगे, पढ़ेंगे भी, यंग स्टेज क्या होती है, ओल्ड स्टेज क्या होती है, मिडिल स्टेज क्या होती है। तो यंग स्टेज और मिडिल स्टेज में जो रिवर होता है वो क्या करता है, वो इरोजन करता है। उसके बाद सी से होती है। सी में कैसे होती है, जब लेयर चलती है, टाइड आती है, ठीक है, वेव्स आती हैं, तो उसके दोबारा इरोजन होता है, एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी लेके जाएगा। विंड से होती है, जब बहुत तेज विंड चलती है तो हवा एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी गट्टा नहीं लेके जाती, उससे इरोजन होता है। अंडरग्राउंड वाटर से होता है, अंडरग्राउंड वाटर से भी होता है, हाँ यस। आपने देखा होगा जब वाटर अंडरग्राउंड वाटर जब नीचे जाता है तो लीचिंग करके उसके साथ में मिट्टी अंदर जाती है थोड़ी, जब जब बाहर आता है तो उससे भी बाहर आती है, तो अंडरग्राउंड वाटर से भी होती है। ठीक है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है क्या अंडरग्राउंड वाटर से इरोजन होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं होता, कहाँ होगा, बट इससे भी होता है, याद रखना। दीज आर अवर इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, बट मैंने इजी बहुत किया है। फिर भी अगर आपको समझना है, एक बार दोबारा से क्लास देखना, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं दोबारा से इसको क्लियर करूंगा और किसी मेथड से पढ़ लेंगे अच्छे से। अब देखो ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक का हो गया सब कुछ। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसको। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है। जो अभी हिंदी में मैंने सब बता ही दिया है, जो थोड़े जिनको अंग्रेजी ज़्यादा आती है, अंग्रेज ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके लिए ये है। तो इसमें भी कुछ हमारे पॉइंट और डिस्कस हो जाएंगे अच्छे से। एंडोजेनिक प्रोसेस, देयर आर सेवरल जियोमॉर्फिक प्रोसेस विच हैव द एबिलिटी टू क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। एंडोजेनिक प्रोसेस की वजह से क्या होता है, इसमें एबिलिटी होती है कि डिफरेंट लैंड फार्म बनाए जाते हैं। लैंड फार्म क्या होते हैं, लैंड फार्म्स होते हैं जैसे प्लेटू हो गया, माउंटेन हो गई, वैलीज हो गई,
उसके बाद प्लैंट्स हो गए, तो ये सारे बनते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस से। देखेंगे कैसे बनते हैं। जो हमारे प्लेन है, माउंटेन है, ये सारा कैसे बना हुआ है, एंडोजेनिक फोर्सेस से मोस्टली बना हुआ है, और एक्सोजेनिक फोर्सेस से भी। द टू मेन जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर एंडोजेनिक प्रोसेस एंड एक्सोजेनिक प्रोसेस। हमने पढ़ लिया। एक्सोजेनिक कौन से हो गए, एक्सटर्नल फोर्सेस, और एंडोजेनिक इंटरनल फोर्सेस। बोथ ऑफ दीज प्रोसेस रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। स्लो मूवमेंट आर डायस्ट्रोफिक मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट इज क्लासिफाइड अंडर एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस को में कौन कौन सा अभी हमने डिस्कस किया। दो एंडोजेनिक प्रोसेस में दो डिवीजन है, दो टाइप्स हैं, एक सडन मूवमेंट, ठीक है, और एक स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डायस्ट्रोफिक या डायस्ट्रोफिज्म। ये टर्म पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, तो इसको याद रखना। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक, ये याद रखना थोड़ा सा कंसेप्ट। ये जियोग्राफिकली टर्म्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द स्लो मूवमेंट कॉज चेंज वेरी ग्रेजुअली विच माइट नॉट बी विजिबल ड्यूरिंग द ह्यूमन लाइफ टाइम। जो स्लो मूवमेंट होता है, जो हमने पढ़ा है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट या डायस्ट्रोफिज्म मूवमेंट, जिसको हम स्लोली मूवमेंट बोलते हैं, वो हमारी लाइफ में हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होता, वो विजिबल होता ही नहीं पूरी लाइफ में कि कुछ बन रहा है। बट हाँ, एक्चुअली में क्योंकि वो बहुत स्लोली प्रोसेस हो रहा है, बहुत स्लोली, तो उस स्लो प्रोसेस की वजह से हमें पता नहीं चलता, बट जो है फार्मेशन हो रही है। अगर आप देखें तो हमारा जो हिमालयन माउंट है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट को जब 2002 में मापा गया था, तो उस टाइम पे उसकी हाइट कम थी। 2022 में दोबारा इसको मापा गया, 21-22 में, तो इसकी हाइट जो थी वो बढ़ गई हुई थी, लगभग 46 सेंटीमीटर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इतनी थी, हो सकता है अगर मैं गलत हूं तो देख लेना, बट हाँ बड़ी हुई है। साइंटिस्ट ने ये बोला है कि उससे ज़्यादा बड़ी हुई है एज कंपेयर टू 2022 में, 2002 से। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसी का कुछ पॉइंट्स हैं। द मेन फोर्सेस बिहाइंड द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक मूवमेंट ऑफ अर्थ इज द एनर्जी emergent फ्रॉम विद इन द अर्थ, ठीक है। जो एंडोजेनिक प्रोसेस है वो कहाँ से होता है, अर्थ के अंदर से, ठीक है। अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लगती हैं हम उनको बोलते हैं एंडोजेनिक। देयर आर मेनली टू टाइप्स मूवमेंट, हमने देख लिया, डायस्ट्रोफिक एंड सडन मूवमेंट, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डायस्ट्रोफिज्म पढ़ लेते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डायस्ट्रोफिज्म में क्या है, डायस्ट्रोफिज्म में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एपिरोजेनिक और एक ओरोजेनिक, ठीक है। अपीरोजेनिक में क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट होता है प्लेट्स का, अप एंड डाउन वर्ड मूवमेंट। और एरोजेनिक में क्या होता है, ओरोजेनिक में होता है टेंशन मूवमेंट और कंप्रेशन मूवमेंट, ठीक है। टेंशन मूवमेंट एंड कंप्रेशन मूवमेंट। तो सॉरी, कंप्रेशन ऐसे लगेगा, और टेंशन, ये टेंशन होगा, और ये कंप्रेशन होगा, ठीक है। कंप्रेशन मूवमेंट एंड टेंशन मूवमेंट, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर फिर भी पॉइंट वाइज आप पढ़ना चाहते हो तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। इट इज ए प्रोसेस दैट टेंड टू मूव, एलिवेट और बिल्डिंग पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हमने पढ़ लिया है कि इससे क्या होता है, अर्थ क्रस्ट बनती है, जिससे माउंटेन बनते हैं, प्लेटू बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, वैलीज बनती हैं। ओरोजेनिक प्रोसेस टेंशन, कंप्रेशन, कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। ओरोजेनिक प्रोसेस क्या है, टेंशन। और अपीरोजेनिक हमने पढ़ा था, अपीरोजेनिक में क्या होता है, अप एंड डाउन, बट ओरोजेनिक में क्या होता है, टेंशन एंड कंप्रेशन। हाँ ठीक है, इससे क्या बनते हैं, माउंटेन बिल्डिंग होती है, इससे क्या बनती है, वैलीज भी बनती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो द प्रोसेस एक्ट एज टेंजिटली टू द अर्थ सरफेस एज द प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। इससे क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक होता है। द टेंशन फोर्सेस, force is a force acting away from point in two direction, दो डायरेक्शन में जाती है। ये एक ऐसे जाएगी इधर, एक इधर जाएगी, अलग अलग, तो इससे टेंशन होगी। अगर ऐसे होती है, एक इधर दबाती है, एक इधर दबाती है, तो इससे क्या होगी, इससे होगी कंप्रेशन। फीचर ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस, एंडोजेनिक प्रोसेस के फीचर्स क्या है। अभी हमने देखा एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है। एंडोजेनिक प्रोसेस में क्या होता है, एक तो होता है सडन मूवमेंट, एक होता है स्लो मूवमेंट। अब स्लो मूवमेंट में भी दो तरह के, अपीरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। अपीरोजेनिक में क्या होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट, अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। और ओरोजेनिक में क्या होता है, टेंशन एंड कंप्रेशन।
अब फीचर देख लेते हैं इसके। सम ऑफ द कॉमन फीचर्स हैं, कौन कौन से हैं? इन एंडोजेनिक प्रोसेस द मेन फोर्स विच वर्क्स बिहाइंड द एनर्जी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ। पढ़ ही लिया है बार बार, ठीक है। अर्थ के अंदर से जब फोर्स ओरिजिनेट होती है एंडोजेनिक प्रोसेस में, बाहर से नहीं होती, याद रखना। इंडो मीन्स अंदर से, एक्सो मीन्स बाहर से। द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन द एंडोजेनिक प्रोसेस इज प्रोड्यूस्ड बाय रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, रेडियो एक्टिविटी एंड प्रीमोडियल हीट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। के कितनी फोर्सेस हैं, कहां कहां से फोर्स लगती हैं ये एंडोजेनिक फोर्सेस? कहाँ पे समझाऊं मैं आपको, यहां समझा देता हूं। देखो, एंडोजेनिक फोर्सेस लगती हैं 3-4 तरीके से। एक तो जो अर्थ हमारी रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, अर्थ हमारी कैसे रोटेट करती है? अर्थ हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, जिससे डे नाइट फॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ा था। अब इस रोटेशन से, और अर्थ हमारी रिवॉल्व भी करती है अराउंड द सन, इन दोनों रोटेशन से और रिवोल्यूशन से अर्थ के अंदर से भी क्या होती है? फोर्स आती है, इससे भी फोर्स बनती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। टाइड्स जब आती हैं ओशियन में, जब टाइड्स आती हैं बहुत ज्यादा, तो इससे भी, फ्रिक्शन से भी, इससे भी फोर्सेस आती हैं। उसके बाद अर्थ के अंदर, हमारी अर्थ के अंदर हमने पढ़ा था क्या है? लावा है, ठीक है। सबसे बड़ी फोर्स यही होती है, जो लावा है, उबलता हुआ लावा। उबलते हुए लावे की एक खासियत होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बॉकेट में पानी है और इसको आपने हीट दे रहे हो, उबल रहा है, तो ये उबलेगा तो क्या करेगा? अगर इसके ऊपर आप कोई टुकड़ा डाल देते हो लकड़ी का, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल डाल देते हो जो प्लास्टिक का, जो कि हल्का हो, बहुत कम डेंसिटी हो, तो ये क्या करेगा? इसको या तो बहुत ज्यादा उबल उबल के तोड़ देगा, कुछ पार्ट में ये बिखर के इधर इधर हो जाएगी, नहीं तो क्या करेगा? इस पार्ट को क्या करेगा? अगर ज्यादा सॉलिड हुआ तो इधर लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा, इसको फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो जब यही फोर्स ना, सेम ऐसे ही फोर्स लगती है कहाँ पे? हमारी अर्थ के अंदर से। अर्थ के अंदर कोर में लावा उबर रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, और वो उबलता हुआ लावा बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बाहर आने की जब कोशिश करता है तो वो फोर्स लगाता है क्रस्ट पे, तो क्रस्ट की प्लेट्स या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। अब ये बोलोगे कि सिर्फ सर ये तो सिर्फ टेंशन फोर्स लग रही है, तो कंप्रेशन कैसे लगेगी? देखो, यहां से ही थोड़ा ना आएगा, यहां से भी तो बाहर आ सकता है। अब यहां से भी आए, यहां से भी आए, दोनों जगह से अगर सेम टाइम पे आए तो इधर का इधर दबाएगा, ठीक है, इधर का इधर दबाएगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन लगी नहीं, यहाँ पे कंप्रेस हुआ नहीं, ठीक है, तो ये कंप्रेस हो गया। अगर किसी वजह से ये हो गया हमारा इंटरनल फोर्सेस। अब प्लेट टेक्टोनिक फोर्सेस जो होती हैं वो भी इंटरनल फोर्सेस होती हैं, अंदर ही प्लेट घूमती है, तो यहाँ से प्लेट से माउंटेन बिल्डिंग होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड होती है, तो ये भी इंटरनल फोर्सेस हैं। जो सबसे बड़ी इंटरनल फोर्सेस हैं वो हैं टेक्टोनिक फोर्सेस, और कौन सी है? वोल्केनो फोर्सेस और अर्थक्वेक फोर्सेस, ठीक है। 3 फोर्सेस है मैन कुल मिला के। अब हम फीचर्स पढ़ रहे थे, अब देखते हैं। द डायस्ट्रोफिज्म इज द वोल्केन एंड वोल्केनिज्म इन द लिथोस्फीयर इज इंक्लूड बाय एनर्जी ड्यू टू जियोथर्मल ग्रेडियंट एंड हीट फ्लो फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर से जब क्या होता है? वोल्केनो हीट फ्लो होती है, जियोथर्मल प्रोसेस होता है। जियोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जब क्या होता है? वोल्केनो आता है ना, तो बहुत ज़्यादा पानी भी गर्म हो जाता है उससे, वोल्केनो से, या फिर क्या होता है? अर्थक्वेक आते हैं, तो ये इसमें बोला गया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ ही लिया है, बट फिर से देख लेते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस में हमने क्लासिफिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया था, दो में बटा हुआ है, बस उसी को यहाँ थ्योरी में समझाया हुआ है, और थ्योरी का कोई फायदा नहीं है हमें बार बार पढ़ने का। एंडोजेनिक फोर्सेस कौन कौन सी थी? एक थी स्लो मूवमेंट, जिसको हम बोल रहे थे डायस्ट्रोफिज्म, और एक थी सडन मूवमेंट, ठीक है। और स्लो मूवमेंट में क्या थी? 2 थे, अपीरोजेनिक एंड ओरोजेनिक, ओरोजेनिक एंड अपीरोजेनिक। अपीरोजेनिक में क्या था? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, और ओरोजेनिक में क्या था? टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस। यहाँ पे क्या था? सडन मूवमेंट में क्या था? अर्थक्वेक एंड वोल्केनोइज्म। तो ये वही है सब, ये प्लेट वगैरह, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह से होती है। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट में सडन मूवमेंट हमने पढ़ लिया, स्लो मूवमेंट में वही है, ये भी वर्टिकल सडन मूवमेंट, हाँ ये पीछे वाला ही है, एक पॉइंट है, क्लासिफाइड इनटू 2 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, हाँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो वर्टिकल मूवमेंट एंड अपीरोजेनिक मूवमेंट हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत बार वही है, अप एंड डाउन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। फीचर ऑफ वर्टिकल मूवमेंट भी देख लिए हैं क्या होता है इससे, ओरिजिन पॉइंट ऑफ मूवमेंट, सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी पढ़ लिया है।
हो गया हमारा ये कवर, जो मैंने समझा दिया आपको। हॉरिजेंटल मूवमेंट भी हो गया है, एक्सटेंशन एंड टेंशन जो होता है, टेंशन और कंप्रेशन, इसके फीचर्स भी हमने पढ़ लिए हैं। अभी चलते हैं सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट क्या क्या होता है? सडन मूवमेंट होता है दो टाइप का, एक वोल्केनो और एक अर्थक्वेक, ठीक है, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। तो वोल्केनोइज्म होता है मोस्टली, मैंने आपको समझा दिया है, हमारी अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा लावा है, कोर और मेंटल के बीच में, यहाँ से वोल्केनो आता है ऊपर, और इसी वोल्केनो को हम सडन फोर्सेस, सडन मूवमेंट इससे आता है, ठीक है, एकदम से आएगा, क्रस्ट को फाड़ेगा, बहुत ज़्यादा तबाही मचा देगा, और इससे 1 मिनट में, 2 मिनट में, 10 मिनट, एक दिन में माउंटेन बन के खड़ा हो जाएगा। वोल्केनिक माउंटेन हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे उनके। माउंट फिजी हो गया, जैसे बहुत सारे, माउंट आबू हो, माउंट आबू तो नहीं, और बहुत सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक से क्या होता है? अर्थक्वेक से टूटता फूटता है बहुत ज़्यादा। अर्थक्वेक से क्या होगा? जैसे ये अर्थ है, तो ये क्या जाए, एकदम से नीचे चली जाएगी, यहाँ से खड्डा पड़ जाएगा, ठीक है, पूरी जिसको हम बोलते हैं सबडक्शन हो जाएगी, ठीक है, सबडक्शन हो जाएगी, सबडेंस हो जाएगी नीचे। तो इस अर्थक्वेक से मोस्टली ये होता है। या फिर क्या होगा, लैंडस्लाइड होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी अर्थक्वेक से। अर्थक्वेक से मोस्टली क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट, और वोल्केनो से अपवर्ड मूवमेंट, यही है ज़्यादा वो जो हमने पढ़ा था। अभी नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो हमने ये पढ़ा था, कौन सी, अभी हाँ, पीछे हमने एक एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में बात किया था। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो मोस्टली बाहर आउटर साइड से लगती है, मैंने आपको बताया, वो हम अलग से पढ़ेंगे। वेदरिंग से होती है, ठीक है, वेदरिंग से होगी। उसके बाद किससे होगी? वाटर इरोजन, रिवर से इरोजन होगा, आइस से होगी, ठीक है, ऐसे करके अलग अलग 4-5 चीज़ों से। तो इससे ये हम वेदरिंग जो सिंपली मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से होता है। जब वेदरिंग में पढ़ेंगे तो ये अलग अलग टॉपिक हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम जो देखें रिवर से इरोजन, तो रिवर आपने देखा होगा साइड से कटिंग करता है, नीचे से वर्टिकली कटिंग करता है, जैसे ये रिवर जा रहा है। तो ये रिवर अब यंग स्टेज में, जब यंग स्टेज का मतलब होता है ढलान से गिर रहा होगा, तो ये क्या करेगा? डाउनवर्ड, नीचे वाली साइड भी अपना क्या करेगा? उसको कटिंग करेगा। और साइडों में तब कटिंग करेगा जब नीचे प्लेन में पहुंचेगा। मिडिल स्टेज में तो फिर साइडों में कटिंग करने लग जाएगा, और जब ये ओल्ड स्टेज में पहुंचेगा तो इसको डिपॉजिट करने लग जाएगा, इस मटेरियल को जो अपने साथ लेके चल रहा है, ठीक है। फिर ऐसे ही विंड से होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, जो बाहर से फोर्सेस लगें, हवा हो गई, पानी की फोर्स हो गई, उसके बाद वेदरिंग की हो गई, टेम्परेचर प्रेशर यानी इन्वायरमेंट की वजह से। एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं इन्वायरमेंट की वजह से, विंड की वजह से और वाटर की वजह से। और एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो अंदर से लगती हैं, मेनली वोल्केनो की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से और प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। ये लेक्चर मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है ताकि थोड़ा सा टफ था ये, वैसे ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आता, बहुत टफ लगता है, तो मैंने इसको शॉर्ट में रखा है। अपने नोट्स में ऐसे ही बनाना है, लिख देना है फ्लो चार्ट की तरह। तो अगर फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, जो सीधा मेल कर दीजिएगा, तो मैं उसको उसकी जो भी सोल्यूशन होगा जब वीडियो के थ्रू समझा दूंगा, जब आपको 1 बाय 1 में वीडियो में ही वापस उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगा अच्छे तरीके से, इससे भी बढ़िया तरीके से। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू अगेन।